द वक्फ एक्ट इन इंडिया, ये कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन है, लॉ और सोसाइटी है। आज इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अर्ली 2024 में इनिशिएट किया था। यह बिल लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने का एम था। लेकिन बिल के इंट्रोडक्शन के बाद ही इस बिल का कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक द्वारा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ। तो क्या है वक्फ बोर्ड की असलियत, इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। असली चैलेंजेस कहाँ हैं, कहाँ रुकावटें आ रही हैं, क्या पॉसिबिलिटी, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, आज मैं सब आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो आज मैं आपको डिटेल में इसे समझाने वाला हूँ, आप एक कंसेप्ट सारे क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर वक्फ प्रॉपर्टी है क्या। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन आप एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में आपको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ऑपोजिशन पार्टी ने फेडरल सिस्टम के बिल के इम्प्लीकेशंस को लेकर कंसर्न्स उठाए, ब्रॉडर कंसल्टेशन की डिमांड की। इन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंश्योर करने के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को रेफर किया जाएगा, जिससे यह बिल डिटेल में एग्जामिन किया जा सके। मंगलवार को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने, जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस किया था, सरकार के डिसीजन का अनाउंसमेंट किया कि यह बिल जेपीसी को रेफर किया जाएगा। लोकसभा के अपने स्टेटमेंट में रिजिजू जी ने कहा, हमारे बहुत सारी पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स द्वारा उठाए गए कंसर्न्स को ध्यान से सुना है। डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन के स्पिरिट में और इंश्योर करने के लिए भी व्यू पॉइंट्स को थॉरली कंसिडर किया जाए, हमने डिसाइड किया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको सरकार ने कंसिडर किया, और इसके लिए करीब 31 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जो बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल द्वारा चेयर की जा रही है। और इसके अंदर 21 एमपीज लोकसभा के और 10 एमपी राज्यसभा के शामिल होंगे। कमेटी को अगले पार्लियामेंट्री सेशन तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कमेटी का कंपोजिशन रूलिंग और अपोजिशन पार्टी का मिक्स रिफ्लेक्ट करता है। लोकसभा कॉन्टिजेंट में 12 मेंबर्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए से हैं, जिसमें 8 बीजेपी एमपी हैं, जिसमें निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी भी शामिल है। ऑपोजिशन मेंबर में कांग्रेस के गौरव गागोई, इमरान सूद, एसपी के मोहिबुल्ला और एआईएमएम के मिस्टर ओवैसी शामिल है। राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन में बीजेपी एमपी ब्रिजलाल और गुलाम अली और ऑपोजिशन मेंबर जैसे कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन और टीएमसी के मोहम्मद नदीमुल हक भी शामिल है। ये एक डाइवर्स कंपोजिशन इंश्योर करने का एम रखता है, और बिल का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो वेरियस पॉलिटिकल फैक्शंस द्वारा उठाए गए कंसर्न्स को एड्रेस करे। नोटेबल इंक्लूजन्स में डीएमके के ए राजा, शिवसेना यूबीटी स्पेशल के अरविंद सावंत और वाईएसआरसीपी के वी विजयश्री रेड्डी शामिल है, जो डिफरेंट रीजन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कमेटी में एक नॉमिनेटेड मेंबर जिसे धर्मस्थला वीरेंद्र हेगड़े भी शामिल है, जो डेलिब्रेशन में नॉन पार्टीशन पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं। इस कमेटी का फॉर्मेशन गवर्नमेंट की विलिंगनेस को दर्शाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर ब्रॉडर कंसल्टेशन एंगेज करें, यह एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। प्रपोज चैलेंजेस का डिटेल स्क्रूटनी करने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से इनपुट लेने के लिए इसे बनाया गया है।
जेपीसी के फॉर्मेशन को मिक्स्ड रिएक्शन के साथ मीट किया जा सके, इस मूव के सपोर्टर्स इसे प्रपोज्ड चेंजेस के एक ज़्यादा इंक्लूसिव और थ्रू एग्जामिनेशन की दिशा में पॉजिटिव स्टेप के रूप में देख रहे हैं। मिस्टर ओवैसी ने जेपीसी के फॉर्मेशन का वेलकम करते हुए कॉशियस ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा, जेपीसी को रेफर एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह इंश्योर करने के लिए, विजिलेंट रहने के लिए कि कमेटी का कंपोजिशन बैलेंस्ड हो और सभी कंसर्न जनरली एड्रेस किए जाएं। मुस्लिम कमेटी के राइट्स को, वक्फ इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बात सही कही उन्होंने। दूसरी ओर कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं तो जेपीसी की फॉर्मेशन मात्र एक डिलेइंग टैक्टिक है। वक्फ एक्ट के वोकल क्रिटिक सुब्रमण्यम स्वामी ने कमेंट किया, हालांकि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी महत्वपूर्ण है, हमें फंडामेंटल इश्यूज से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। जेपीसी को जरूरी रिफॉर्म्स को पोस्टपोन करने पर वक्फ एक्ट में जरूरी चेंजेस को डाइल्यूट करने के लिए एक समाधान के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जेपीसी का कंपोजिशन और उसकी रिपोर्ट सबमिट करने की टाइमलाइन वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट के फ्यूचर कोर्स को डिटरमाइन करने में क्रूशियल फैक्टर होंगे। जैसे कि कमेटी अपना काम शुरू करती है, सभी की नजरें इसकी प्रोसीडिंग पर होंगी, जहां डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इस क्रिटिकल डिबेट में अपनी आवाज सुनी जाने की उम्मीद कर रहे हैं। यह डेवलपमेंट ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसमें से एक लेयर जोड़ता है इसमें, जिससे प्रपोज अमेंडमेंट की सेंसिटिव नेचर को रिकॉग्नाइज करने और ब्रॉडर कंसल्टेशन की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान किया जाता है। जेपीसी का काम वक्फ एक्ट में किसी भी चेंजेस के फाइनल फॉर्म को शेप करने में सिग्निफिकेंट भूमिका ये निभा पाएगा और इससे फाइंडिंग्स को इस मुद्दे से जुड़े सभी पार्टीज द्वारा बारीकी से देखा जाएगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और इवैल्यूएशन ऑफ वक्फ एक्ट, क्योंकि आपको पीछे हिस्ट्री भी समझना जरूरी है। वक्फ एक्ट को सबसे पहले 1954 में इनेक्ट किया गया था, जिसकी जड़ें कॉलोनियल एरा में थी, जब वक्फ का कंसेप्ट तो रिकॉग्नाइज किया गया था लेकिन लार्जली अनरेगुलेटेड था। ये इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी को अनआइडेंटिफाइड लीगल फ्रेमवर्क के तहत लाने का प्रयास किया। इस एक्ट में 1995 और 1913 में सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें हर बार वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टीज मैनेज करने और क्लेम करने के लिए पावर्स को और बढ़ा दिया गया। 1995 में जो अमेंडमेंट आया, वक्फ बोर्ड को वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने और प्रोटेक्ट करने में अधिक अथॉरिटी दे दी गई, जबकि 2013 के अमेंडमेंट में उनके पावर्स को और भी मजबूत कर दिया गया। खासकर प्रॉपर्टीज को वक्फ एसेट के रूप में क्लेम और डेजिग्नेट करने के मामले में इसमें पावर ज़्यादा मिल गई। इन चेंजेस के कारण वक्फ प्रॉपर्टी में जो सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ, जो 2009 में 4 लाख एकड़ से बढ़कर 8 लाख एकड़ से भी प्रॉपर्टी अधिक हो गई। मतलब प्रॉपर्टी है कि वो बढ़ती जा रही है, जिससे एक्विजिशन और एक्सपेंशन के मैकेनिज्म पर सवाल उठाए जाने लगे। बिल्कुल जायज है, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी सिर्फ बढ़ रही है, आपने ऐसे क्या पावर्स दे दी भाई? वक्फ एक्ट के करंट प्रपोज अमेंडमेंट में कई फैक्टर्स पर आधारित है, जिनमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स द्वारा उठाए गए कंसर्न शामिल है। इसके 2005 में मुस्लिम कम्युनिटी ने सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल कंडीशंस का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी स्थापित की गई थी, जिसने वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में कई रिकमेंडेशंस दिए। अब समझते हैं कि आखिर करंट कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म है क्या। वक्फ एक्ट में कई एस्पेक्ट इंटेंस सिक्योरिटी के तहत आए हैं। सेक्युलरिज्म कंसर्न, क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि यह एक्ट सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के उन विशेष अधिकारों को प्रदान करता है जो अन्य धार्मिक समूहों को नहीं दिए गए हैं। इस डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेटरी और नेशनल यूनिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ इसे देखा जा रहा है। को किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर करने की अथॉरिटी देता है। इस प्रोविजंस की आलोचना की जा रही है और इसमें एडिक्वेट सेफगार्ड की कमी है। यह आर्बिट्रेटरी सीजर्स ऑफ लैंड का कारण बन सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 40 प्रॉपर्टी ऑनर पर बर्डन का प्रूफ डालता है बजाय वक्फ बोर्ड के। यहाँ होना ये चाहिए था कि वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है उसे प्रूफ करना चाहिए, लेकिन यहाँ जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को क्लेम करने की जरूरत है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड लीगल प्रिंसिपल्स का अनफेयर रिवर्सल है।
वेग क्राइटेरिया। सेक्शन 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है कि कोई जमीन मुस्लिम की है तो इसे वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में माना जा सकता है। इस प्रोविजन की वेगनेस और मिसयूज की संभावना के कारण इसकी आलोचना बहुत ज्यादा की जा रही है। हिस्टोरिकल इनइक्विटी, कुछ का कहना है कि यह एक्ट भारत के पार्टीशन के रिस्पॉन्स में था, जहां पाकिस्तान से माइग्रेट किए गए मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को भारत में वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। क्रिटिक्स बताते हैं कि पार्टीशन के बाद भारत में आए हिंदुओं को पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज खोने पर सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दिए गए। यूनिक लीगल स्टेटस, इस तरह के कानून पर एक सेक्युलर कंट्री में अस्तित्व को कुछ लोग प्रॉब्लमेटिक मानते हैं, जब अन्य धार्मिक समुदायों के लिए समान प्रोविजन नहीं है। क्रिटिक्स बताते हैं कि यहाँ तक कि कई मुस्लिम बहुल देशों में भी कंपैरेबल वक्फ लॉ नहीं है। तो अब बात करते हैं प्रपोज्ड अमेंडमेंट और उसके इम्प्लीकेशंस की। क्या उस पे इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं? प्रपोज्ड अमेंडमेंट के उद्देश्य इनमें से कुछ कंसर्न्स को एड्रेस करना है। मैंडेटरी वेरिफिकेशन, वक्फ बोर्ड द्वारा क्लेम प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन को मैंडेटरी बनाना आर्बिट्रेटरी डेजिग्नेशन के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। फिर है वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वक्फ बोर्ड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन को शामिल करना जेंडर रिप्रेजेंटेशन में सुधार के एम से किया जा रहा है, क्योंकि पहले महिलाएं इसके अंदर नहीं थी और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आ पाए, इसीलिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन को भी इसमें ऐड किया गया है। जुडिशियल स्क्रूटनी, वक्फ बोर्ड के डिसीजंस के जुडिशियल रिव्यू की अनुमति देना बोर्ड्स की अथॉरिटी पर चेक प्रदान करता है, इसीलिए ये भी जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, वक्फ प्रॉपर्टी की मॉनिटरिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शामिल करना मिसयूज को रोकने और ट्रांसपेरेंसी में सुधार करने का एम रखता है। रजिस्ट्रेशन विद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यह वक्फ प्रॉपर्टी के प्रॉपर वैल्यूएशन और डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करेगा। इस अमेंडमेंट का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना है, लेकिन इनका मिक्स्ड रिएक्शन के साथ सामना हुआ है। सपोर्टर्स उन्हें नेसेसरी रिफॉर्म्स के रूप में देख रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स उन्हें मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं की ऑटोनॉमी पर संभावित इंफ्रिंजमेंट्स के रूप में देख रहे हैं। तो अब बारी है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन और उसके पोटेंशियल के बारे में। वक्फ बोर्ड की इकोनॉमिक एस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट है इस डिबेट के अंदर। वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन इन एसेट्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है। करंट रेवेन्यूज जनरेशन जो लगभग 200 करोड़ एनुअल एस्टिमेट किया जाता है, ये जमीन होल्डिंग के हिसाब से काफी कम है। ये सजेस्ट करता है कि बेटर मैनेजमेंट से ज्यादा फायदा हो सकता है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। रिफॉर्म्स के सपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को बेटर मैनेजमेंट किया जाए तो रेवेन्यू जनरेशन में भी काफी इजाफा हो सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है इसे, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में। लेकिन ये पोटेंशियल तभी रियलाइज हो सकता है जब प्रॉपर्टी राइट्स, हिस्टोरिकल क्लेम और कम्युनिटी इंटरेस्ट जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एड्रेस किया जाए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, पिछले कई टाइम में ये देखा गया है कि सरकारों ने भी उसे कब्जा किया है। जब सरकार भी उसे कब्जा करती रहेगी तो कब तक उसकी जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है वो मीट आउट कर पाएगा। यहाँ सरकारों को भी कब्जा छोड़ने की जरूरत है। सिर्फ वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी से रिटर्न अपने आप नहीं देगा, सरकारों ने जो कब्जा किया है वहां उसे भी छोड़ने की जरूरत है। बैलेंसिंग रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड स्टेट ओवरसाइट, वक्फ एक्ट के आसपास का विवाद यह दिखाता है कि रिलीजियस ऑटोनॉमी और स्टेट ओवरसाइट को एक डाइवर्स और सेक्युलर डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। इस बात पर भी सवाल उठाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होना चाहिए और स्टेट इंटरवेंशन की रिलीजियस अफेयर्स में क्या सीमाएं हैं। करंट सिस्टम के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि यह मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और यह इंडिया माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटमेंट के साथ में इन लाइन है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ऐसी स्पेशल प्रोविजंस एक सेक्युलर स्टेट के प्रिंसिपल के साथ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स भी यह सवाल उठाते हैं कि रिलीजियस ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट ओवरसाइट के बीच बैलेंस कैसे किया जाए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को जनरली पॉजिटिव गोल के रूप में देखा जाता है, लेकिन चिंता है कि यह चेंजेस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और इंडिपेंडेंस को
कैसे प्रभावित करते हैं। केस स्टडीज एंड कंट्रोवर्सीज, ये भी आपको मैं आज बताता हूं क्यों इसकी जरूरत महसूस होने लगी। जब तक केस स्टडीज और कंट्रोवर्सीज आप नहीं समझेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होने वाला। पहला केस है द ताजमहल क्लेम। वक्फ बोर्ड एक्ट के फार रीचिंग इम्प्लीकेशन को सबसे अच्छे से दिखाने वाला केस है ताजमहल पर ऑनरशिप का दावा। 2005 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी है क्योंकि यह एक मुस्लिम एम्परर द्वारा बनाया गया था। यह क्लेम नेशनल डिबेट को स्पार्क कर गया। वक्फ बोर्ड के पावर्स कितने एक्सटेंसिव हो सकते हैं कि नेशनल हेरिटेज साइट्स के लिए किया गया एप्लीकेशन हो सकता है इसमें। जो ऑलरेडी नेशनल हेरिटेज साइट बनी हुई है उसको भी आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। यह केस एक डिकेड से ज्यादा चला जिससे अनसर्टेनिटी और कंट्रोवर्सी पैदा हुई। सैयद वसीम रिजवी जो पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस क्लेम को कड़ी आलोचना की। इस क्लेम की ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का प्रयास लीगली अनसाउंड था, नेशनल के लिए एक डिससर्विस था। ऐसे क्लेम कम्युनल डिस्कॉर्ड पैदा करते हैं और हमारे शेयर्ड हेरिटेज को अंडरमाइन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ताजमहल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑनरशिप है, लेकिन इस बात ने हाईलाइट किया कि वक्फ सिस्टम के अंदर पोटेंशियल और अब्यूज कितना ज्यादा हो सकता है। फिर एक दूसरा मुद्दा, द ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट। ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी के ऑनगोइंग लीगल बैटल ने वक्फ लॉ, हिस्टोरिकल क्लेम और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन को दिखाया। हिंदू ग्रुप्स का दावा है कि मॉस्क और डिस्ट्रॉयड हिंदू टेंपल के ऊपर बनाया गया है, उन्होंने वहां पूजा करने की परमिशन मांगी गई है। इसके को वक्फ लॉ ने हिस्टोरिकल कंटेस्टेड साइट्स में एप्लीकेशन पर क्रिटिकल सवाल उठाए। इससे यह भी हाईलाइट किया गया है कि वक्फ एक्ट इंडिया के कॉम्प्लेक्स रिलीजियस हिस्ट्री में एक फ्लैश पॉइंट कैसे बन सकता है। मिस्टर ओवैसी ने मॉस्क के स्टेटस को डिफेंड करते हुए कहा, ज्ञानवापी मॉस्क एक वक्फ प्रॉपर्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्टेड है। इसके स्टेटस को चैलेंज करने का प्रयास न केवल मुस्लिम राइट्स पर अटैक है बल्कि इंडिया के सेक्युलर नेशन के आइडिया पर भी है। और फिर एक दावा तमिलनाडु के गांव का। तमिलनाडु में हाल ही में एक बड़ा हंगामा हुआ जब स्टेट ने वक्फ बोर्ड ने 6 गांव में, जिसमें एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी शामिल है, वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इस बड़े दावे के बाद व्यापक प्रोटेस्ट और लीगल चैलेंजेस भी सामने आए। वो सब चीजें हुई। क्रिटिक्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने ओवररीच का एक उदाहरण दिया है, इससे कम्युनल टेंशन भी बढ़ सकती है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने अपनी आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्फ बोर्ड का यह आउटरेजियस दावा लैंड जिहाद के अलावा कुछ नहीं है। पूरे गांव जिनमें प्राचीन हिंदू मंदिर भी शामिल है, अचानक इस्लामिक एंडोमेंट कैसे हो सकता है? यह एक खतरनाक प्रेसिडेंट है जिसे हर स्तर पर चैलेंज किया जाना चाहिए, ये कहा बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट ने। अब समझते हैं दिल्ली की प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, दिल्ली की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो गई। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको केस समझना चाहिए। 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने कथित तौर पे वक्फ एक्ट के प्रोविजन का इस्तेमाल करके दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। इसे ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले 2014 में। क्रिटिक्स ने इसे इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण बताया कि कैसे एक एक्ट का इस्तेमाल पॉलिटिकल मकसद के लिए किया जा सकता है, जिससे इलेक्टोरल गेन्स के लिए सिस्टम के मिसयूज की संभावना को भी सवाल उठाए गए। वहीं दिल्ली के बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने इस ट्रांसफर की आलोचना में कहा, दिल्ली की कीमती प्रॉपर्टी का रातों रात वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया जाना वोट के बैंक पॉलिटिक्स को सबसे बड़ा एक बुरा उदाहरण बताया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे वक्फ एक्ट का दुरुपयोग पब्लिक इंटरेस्ट की कीमत पर पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा सकता है। मतलब हर जगह इसका मिसयूज किया जा रहा है। ये केस स्टडीज आपको समझने बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रपोज चेंजेस हैं और क्या इसके डिफरेंट अप्रोच है। प्रपोज अमेंडमेंट ने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से अलग अलग रिस्पॉन्स आए हैं। मतलब इसके अंदर कोई एक सा रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो आपको वो भी समझना है गवर्नमेंट का क्या प्रोस्पेक्टिव है। गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्टिव ये है कि सरकार मुस्लिम कम्युनिटी के फायदे के लिए वक्फ प्रॉपर्टी
के इफेक्टिव यूज को सुनिश्चित करने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर देती है। उनका तर्क है कि मौजूदा सिस्टम वक्फ प्रॉपर्टी की एक्सटेंट को देखते हुए पर्याप्त रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, वहाँ और रेवेन्यू जनरेशन की गुंजाइश है। तो रेवेन्यू जनरेशन अगर ज़्यादा हो सकता है तो उसे करना चाहिए, गवर्नमेंट का ये प्रोस्पेक्टिव है, बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ होना चाहिए। अब मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स क्या कहते हैं? कुछ लीडर जैसे कि मिस्टर ओवैसी ने अपना विरोध जताया, यह तर्क देते हुए कि अमेंडमेंट से मुस्लिम संस्थाओं को नुकसान हो सकता है और वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसे चेंजेस के बारे में अपनी आकांक्षाएं व्यक्त की और वक्फ प्रॉपर्टी की प्रकृति को भी बदल सकते हैं, ऐसा बताया। मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर रिफॉर्मिस्ट क्या कहते हैं? कुछ मुस्लिम आवाजें प्रपोज चेंजेस का स्वागत कर रही हैं, यह तर्क देते हुए कि वक्फ प्रशासन में लंबे समय से चली आ रही मिसमैनेजमेंट और करप्शन की समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि करप्शन तो वहाँ पे भी था, ये नहीं कि सब जगह सारी चीज़ें सही है, हिंदुस्तान में करप्शन तो है। वक्फ प्रॉपर्टी भी क्या सही लोगों के पास है? क्या नेता उसे अपने फायदे के लिए तो नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? तो ऐसे जो करप्शन है उन करप्शंस के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए, तो कहीं हद तक इन करप्शन से यहाँ बचाव हो पाएगा। लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कई लीगल एक्सपर्ट्स रिफॉर्म्स की जरूरत देखते हैं, लेकिन वे रिलीजियस ट्रेडिशन और कम्युनिटी राइट्स के सम्मान के साथ ट्रांसपेरेंसी के संतुलन की महत्वता पर भी जोर देते हैं। मौजूदा सिस्टम के क्रिटिक्स, कुछ लोग मौजूदा वक्फ सिस्टम का विरोध करते हैं। उनका तर्क मुस्लिम रिलीजियस संस्थाओं को विशेष अधिकार देता है जो अन्य रिलीजियस कम्युनिटीज को नहीं दिए जाते हैं, और वे इसकी इंडिया के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। अब समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां क्या क्या है। देखो, चुनौतियों को समझना भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आया और ये हो गया, अभी चुनौतियां भी बची हुई हैं। तो चुनौतियां हैं तो चुनौतियों को भी देखा जाए। अगर मंजूर हो जाते हैं तो इन रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती इंटरेस्ट से रेजिस्टेंस। कुछ लोग मौजूदा सिस्टम के फायदा उठा रहे हैं ऑलरेडी, वे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने वाले चेंजेस का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो फायदा उन्होंने उठा लिया है कहीं हद तक वो जा सकता है, गलत तरीके से अगर उठाया है तो उनके हाथ से निकल सकता है, तो उनका विरोध चल रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, वक्फ बोर्ड के नए फ्रेमवर्क को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए महत्वपूर्ण कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होगी। कम्युनिटी ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट ओवरसाइट का बैलेंस, रिलीजियस एंडोमेंट के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ओवरसाइट और कम्युनिटी ऑटोनॉमी के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं कैसे होता है, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल क्लेम्स को एड्रेस करना, वक्फ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए और पोटेंशियल रिक्लासिफाई करने की प्रक्रिया हिस्टोरिकल क्लेम पर कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल का कारण बन सकती है। हो सकता है, लेकिन देखते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है भी। पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करना और रिलीजियस मामलों में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बारे में कंसर्न्स को एड्रेस कराना सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एनालिसिस, हालांकि प्रपोज्ड अमेंडमेंट वक्फ प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में लेजिटिमेट कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए लक्ष्य रखते हैं और कई क्रिटिकल इश्यूज भी उठाते हैं। पहला, सेक्युलर प्रिंसिपल बनाम माइनॉरिटी राइट्स। ये बहस इंडिया में सेक्युलर प्रिंसिपल को बनाए रखने और माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा करने के लिए जो बीच में चल रहे टेंशन को हाईलाइट करती है। कुछ लोग मुस्लिम एंडोमेंट के लिए वक्फ एक्ट के स्पेशल प्रोविजंस की आवश्यकता संरक्षण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोग इन्हें सेक्युलर प्रिंसिपल्स का उल्लंघन मानते हैं। रिलीजियस अफेयर में स्टेट इंटरवेंशन, प्रपोज चेंजेस इस बात पर सवाल भी साथ साथ उठा रहे हैं कि राज्य की रिलीजियस एंडोमेंट के मैनेजमेंट में कितना इंटरवेन करना चाहिए। हालांकि मिसयूज को रोकने के लिए ओवरसाइट आवश्यक हो सकता है, अत्यधिक इंटरवेंशन को रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन माना जा सकता है। रिलीजियस कम्युनिटी का इक्विटेबल ट्रीटमेंट, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल लॉज का अस्तित्व अन्य रिलीजियस कम्युनिटी के लिए तुलनीय प्रोविजन के बिना कानून के तहत इक्विटेबल ट्रीटमेंट के बारे में सवाल उठाता है। तो अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बनाम मॉडर्न नीड्स, वक्फ एक्ट जो हिस्टोरिकल परिस्थितियों में जड़ें जमाए हुए हैं, जिसमें इंडिया का पार्टीशन भी शामिल है,
को कंटेम्प्रेरी रियलिटीज और नीड के आलोक में पुनर्विचार फिर से रिकंसिडर की आवश्यकता हो सकती है, ये बताता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल बनाम रिलीजियस सैंक्शनिटी। वर्क प्रॉपर्टी की इकोनॉमिकल पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने की ड्राइव को उनके रिलीजियस और कल्चरल महत्व के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बनाम ऑटोनॉमी। हालांकि बढ़ी हुई ट्रांसपेरेंसी सामान्य तौर पर सकारात्मक है, इसे रिलीजियस संस्थाओं के लिए एक डिग्री की ऑटोनॉमी बनाए रखने की आवश्यकता के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं जेंडर रिप्रेजेंटेशन की। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने का प्रपोज स्टेप जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे कंजर्वेटिव तत्वों से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक भी इसमें कोई रोक नहीं थी, लेकिन महिलाएं फिर भी नहीं थी, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। वक्फ एक्ट और इससे प्रपोज्ड अमेंडमेंट पर बहस इंडिया में रिलीजियस, लीगल और सोशल फैक्टर के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को दर्शाती है। हालांकि वर्क प्रॉपर्टी की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए रिफॉर्म की स्पष्ट आवश्यकता है। किसी भी बदलाव को रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स के सिद्धांतों के साथ ध्यान से बैलेंस किया जाना चाहिए। इस बहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू बेहतर मैनेज वक्फ प्रॉपर्टी के संभावित इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। वक्फ बोर्ड के अधीन 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन के साथ अधिक एफिशिएंट मैनेजमेंट से कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण रिसोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। हालांकि इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स, हिस्टोरिकल क्लेम और कम्युनिटी इंटरेस्ट के कॉम्प्लेक्स के मुद्दों को एड्रेस करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सारांश की। वक्फ एक्ट के प्रपोज अमेंडमेंट इंडिया के वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रशासन को रिफॉर्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि इन चेंजेस के पीछे एक इंटेंशंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी में सुधार पर फोकस प्रतीत होते हैं। इन्होंने रिलीजियस ऑटोनॉमी, माइनॉरिटी राइट्स और रिलीजियस मामलों में राज्य की भूमिका जैसे मुद्दों पर एक कॉम्प्लेक्स बहस को जन्म दे दिया है। मेरे पर्सनल दृष्टिकोण की अगर आप बात करें तो वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में रिफॉर्म की स्पष्ट आवश्यकता है। मौजूदा सिस्टम अपने इंटेंशंस के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी के लाभ के लिए इन मूल्यवान एसेट्स के इफेक्टिव यूज को सुनिश्चित करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा है। प्रपोज अमेंडमेंट अगर सावधानी से और उचित सेफगार्ड के लिए अगर लागू किए जाते हैं तो वक्फ प्रॉपर्टी के बेहतर मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन की ओर लेके जा सकते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि रिफॉर्म्स वक्फ प्रॉपर्टी के रिलीजियस और कल्चरल महत्व के प्रति संवेदनशील के साथ किए जाएं। सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी लीडर, लीगल एक्सपर्ट और अपने अपने जो कई स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ प्रॉपर डिस्कशन, परामर्श करना चाहिए। अमेंडमेंट लेजिटिमेट कंसर्न्स को एड्रेस किए बिना रिलीजियस फ्रीडम या कम्युनिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं हो। और प्रॉपर्टी का बेस्ट से बेस्ट क्या यूटिलाइजेशन है। अगर कोई गलत ढंग से जिसके पास प्रॉपर्टी गई है तो उसको भी वहां से रिवोक करने की जरूरत है। इसके अलावा इन रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ वक्फ बोर्ड के भीतर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जिससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग और मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम का विकास शामिल है। ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि बोर्ड एक नए फ्रेमवर्क के तहत प्रॉपर्टीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इक्विप्ड हो। ऐसा नहीं कि जिसके मन में आए, जो समाज के ठेकेदार, जो बलशाली लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के पास चीज आ रही हो। प्रॉपर बोर्ड उसे इफेक्टिवली मैनेज भी कर पाए, उसके लिए वो सामर्थ्य भी हो। तो एंड में लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना होना चाहिए जो वक्फ प्रॉपर्टी की रिलीजियस और चैरिटेबल प्रकृति को उसे संभाल के रखे, मुस्लिम कम्युनिटी और समाज के लिए उनके एफिशिएंट मैनेजमेंट को सुनिश्चित कर ले। इसके लिए गवर्नमेंट ओवरसाइट और कम्युनिटी ऑटोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, रिलीजियस ट्रेडिशन के सम्मान और आधुनिकीकरण और कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके अंदर कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।